अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोग खैर खैरियत से होंगे। हम कोऑर्डिनेट्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेट्स के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जब हमने किसी भी बॉडी की या ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करना हो तो हम कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करते हैं। कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उनमें से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। फिर हमने कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स शुरू किए थे, जिनमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को हमने डिस्कस किया था। आज की इस क्लास में हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस करेंगे। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जो दूसरे कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनकी तरह ये भी तीन होते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स हैं एस, फाई और सी। दीज आर थ्री कोऑर्डिनेट्स आर कॉल्ड द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। इनको मज़ीद समझने के लिए हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। अब इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इसके डिफरेंट एक्सेस लेते हैं, एक्स, वाई एंड जी एक्सेस। ये सपोज के सिलेंडर का एक्सिस ऑफ रोटेशन है। हम इस पॉइंट पी की लोकेशन को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट से डिस्क्राइब करना चाहते हैं। पॉइंट पी की लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए आप पी पॉइंट से जी एक्सिस पर परपेंडिकुलर ले लें। पॉइंट पी से जी एक्सिस पर परपेंडिकुलर ले लें। अब ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम एस का नाम देते हैं। ये पहला कोऑर्डिनेट एस को रिप्रेजेंट करता है। तो एस के बारे में पता चल गया कि एस दरअसल एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट पी का डिस्टेंस होता है। अब यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर गिरा दें एक्स वाई प्लेन पर। एक्स वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर गिरा दें। तो हमें एक्स वाई प्लेन पर जो पॉइंट हासिल होगा, इस पॉइंट पी को ओरिजिन से मिला दें। तो ये हमारे पास एक ऐसी लाइन हासिल होगी जो कि इस एस लाइन के पैरेलल होगी, और इसका जितना इसकी लेंथ होगी उतनी ही इसकी लेंथ होगी। इसे हम प्रोजेक्शन लाइन बोलते हैं। इस प्रोजेक्शन, ये वाली जो प्रोजेक्शन लाइन है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम एंगल फाई का नाम देते हैं। ये दूसरा कोऑर्डिनेट फाई है। जो थर्ड कोऑर्डिनेट है दैट इज़ द जी कोऑर्डिनेट। वो जी एक्सिस के अलोंग इस पॉइंट पी का डिस्टेंस है, यानी ओरिजिन से जी एक्सिस के अलोंग पॉइंट पी कितने फासले पे है, वो ज़ाहिर बात है वो इस लाइन की लेंथ के बराबर होगा। तो ये जी कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से ये तीनों कोऑर्डिनेट्स हमने डिफाइन कर लिए जो कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में होते हैं। तो अब हम इनका रिलेशन देखना चाहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का आपस में। इस रिलेशन को देखने के लिए हमारे पास ये जो एस प्रोजेक्शन लाइन है और इसका जो एंड पॉइंट है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें एक्स एक्सिस पर। तो इनमें से जब हमने ये परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये वाली जो लाइन हमें हासिल हुई, ये लाइन अलोंग वाई एक्सिस है।
और ये लाइन, ये हमारे पास एक जो ट्राइंगल बनी, इस ट्राइंगल का जो बेस है ये अलोंग एक्स एक्सिस है। एक्स ओवर एस, एक्स हमारे पास बेस है, एक्स ओवर एस को हम यूँ लिख सकते हैं, एक्स ओवर एस इज इक्वल टू, यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, उसको हम cos फाई कहते हैं। सो एक्स विल बी इक्वल टू एस cos फाई। और इसी तरह से हम y और फाई के दरमियान में रिलेशन निकाल सकते हैं। y परपेंडिकुलर है, चूँकि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू cos फाई, then we get y is equal to s cos phi, sorry, y over s would be sin phi। ये sin phi होगा, so y is equal to s sin phi। ये एक रिलेशन, ये दूसरा रिलेशन y कोऑर्डिनेट और फाई के दरमियान में। फिर तीसरा जो है, जो z है, आप देखें कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जो z एक्सिस है, जो z कोऑर्डिनेट है वो वही है जो z एक्सिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है। इसकी डायरेक्शन भी वही होगी जो कि सिलेंड्रिकल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो z कोऑर्डिनेट्स हैं ये सेम हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। अब हम यूनिट वेक्टर्स की बात करते हैं। यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स जैसे कि हमने पहले डिफाइन किया था कि यूनिट वेक्टर्स कोऑर्डिनेट्स की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यूनिट वेक्टर्स को हम एस कैप, फाई कैप, जी कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। एस कैप की वही डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में एस इंक्रीज होता है, फाई कैप की वही डायरेक्शन होगी जिसमें फाई इंक्रीज होता है, और जी कैप की वही डायरेक्शन होगी जिसमें जी इंक्रीज करता है। अब फाई इस डायरेक्शन में इंक्रीज करता है अगर जो है ये प्रोजेक्शन लाइन ऐसे मूव करे एक्स वाई प्लेन के अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उस वक्त फाई इंक्रीज करेगा। एस कब इंक्रीज करेगा? अगर हम इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर जाएं तो एस इंक्रीज करेगा। सो एस की डायरेक्शन ये वाली होगी। और अगर हम वर्टिकली एक्स वाई प्लेन से ऊपर की जानिब जाएं, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएं, तो वो जी की डायरेक्शन होगी, और चूँकि उस डायरेक्शन में जी इंक्रीज करता है। तो इन डायरेक्शंस को निकालने के लिए हम ये तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं। हम इस फिगर से देखें कि एस, इस फिगर से कि ये जो एस वेक्टर है ये दो कोऑर्डिनेट से मिलके बना है, एक्स कैप प्लस वाई कैप, या हम यूँ कह सकते हैं कि एस वेक्टर इज इक्वल टू एस cos फाई, जो कि एक्स कंपोनेंट है विच इज़ अलोंग एक्स डायरेक्शन, प्लस एस sin फाई into y cap which is along y direction। हमने अब s का यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए
यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन हम देखते हैं, वो ये है कि एस वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एस। अब यहाँ पे एस वेक्टर ये वाला है, एस कॉस फाई एक्स कैप प्लस एस साइन फाई वाई कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए हम इसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, एक्स कंपोनेंट हमारे पास ये वाला है और वाई कंपोनेंट ये वाला है, इसका स्क्वायर लेकर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। एस स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव बन जाएगा प्लस एस स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव बन जाएगा, और उसमें से एस स्क्वायर को हम कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव स्क्वायर रूट। से डिवाइड करने के बाद अब हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे ये चीज़ 1 के बराबर होगी, एस स्क्वायर का स्क्वायर रूट एस के बराबर होगा, और ऊपर से एस कॉमन निकालें तो एस से एस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, एस यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू कॉस फाई एक्स कैप प्लस साइन फाई वाई कैप। इसी तरह से हम फाई कैप को की डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। फाई कैप की डायरेक्शन निकालने के लिए फाई कैप को हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं, डी एस with respect to d phi, rate of change of s with respect to phi divided by magnitude of ds over d phi। तो ये हमें फाई कैप की डायरेक्शन देगी, क्योंकि जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ये फाई की डायरेक्शन में हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो जब हम इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो बाकी डायरेक्शन हमारे पास रह जाएगी, जो कि फाई की डायरेक्शन होगी। डी एस विद रिस्पेक्ट टू डी फाई हम ले लेते हैं, एस इंटू आगे कॉस फाई एक्स कैप था, कॉस फाई का डेरिवेटिव माइनस साइन फाई एक्स कैप, फिर आगे जो सेकंड टर्म थी एस साइन फाई थी और उसका डेरिवेटिव एस कॉस फाई आएगा इंटू वाई कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो उसी तरह से एस स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यानी ये इस तरह से माइनस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फाई और ऊपर स्क्वायर रूट। जब हम ये डिवाइड करेंगे तो इस तरह से हमारे पास फाई कैप की डायरेक्शन आ जाएगी, माइनस साइन फाई एक्स कैप प्लस कॉस फाई वाई कैप। इसी तरह से हम जानते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जी कोऑर्डिनेट वही है जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। तो दोनों की डायरेक्शन भी सेम होगी। सो जी कैप इज इक्वल टू जी कैप, दोनों की डायरेक्शन सेम है। इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें
इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट्स। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमने इसको पढ़ा था और हमने इसको डिनोट किया था dl के साथ। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये था dl इज इक्वल टू dx x कैप प्लस dy y कैप प्लस dz z कैप, जबकि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में इसके लिखने का तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको यहाँ पे हम समझ लेते हैं। dl से मुराद स्पेस के अंदर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। सपोज के स्पेस के अंदर हमारे पास कोई वेक्टर है, स्पेस के अंदर ये वेक्टर है और इसको ये वेक्टर हम ये कहते हैं कि वेरी वेरी स्मॉल वेक्टर है और इसको हम इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं dl वेक्टर। अब इस वेक्टर की वजह से जो बाकी डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स यानी जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी चेंज हो रहे होते हैं, क्योंकि इसकी इनिशियल पोजीशन पर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स और होंगे, इसकी फाइनल पोजीशन पर इसके सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स और होंगे। तो ये कितने चेंज हुए हैं, यानी इनफिनिटेसिमल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के कौन से कंपोनेंट्स बनते हैं, s के अलांग, फाई के अलांग और z के अलांग। अब अगर हम डेफिनेशन को पीछे यूज़ करें तो अगर हमने निकालने हैं इसके फाई कोऑर्डिनेट्स तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा लें। परपेंडिकुलर गिराएंगे तो हमारे पास ये फाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सपोज के जहाँ से ये वेक्टर स्टार्ट हो रहा है वो इनिशियल कोऑर्डिनेट है फाई 1 कह दें सपोज, और दूसरा कोऑर्डिनेट जो सेकंड कोऑर्डिनेट है जब हमने परपेंडिकुलर गिराया जहाँ पे इनफिनिटेसिमल वेक्टर एंड हो रहा है तो ये कोऑर्डिनेट सपोज के ये कोऑर्डिनेट सपोज फाई 2 है। अब ये देखें कि ये कोऑर्डिनेट में जो चेंजेस आई हैं इसकी वजह से वो ये वाली आई है, यानी एंगल में जो चेंज आई है वो ये वाली आई है। तो दरअसल ये चेंज डी फाई के बराबर आई है और ये चेंज होगी फाई 2 माइनस फाई 1, लेकिन इसकी वजह से लेंथ में कितनी चेंज आई है वो हम अगर निकालें, जो कि इस लाइन की लंबाई s के बराबर है, तो लेंथ में जो चेंज है वो अप्रॉक्सीमेटली एस डी फाई के बराबर होगी, क्योंकि ये हमने आर्क वाला फार्मूला इस्तेमाल किया है, एस इज इक्वल टू आर थीटा, ये आप लोग जानते हो। अब यहाँ पे आर एस के बराबर है और थीटा डी फाई के बराबर है, तो एस डी फाई इज इक्वल टू दिस लेंथ, इतनी लेंथ में चेंज आई है इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से। तो इसी तरह से जो है इसकी जो एस कोऑर्डिनेट है यानी रेडियल कोऑर्डिनेट उसमें भी चेंज आई है। सपोज के जहाँ से ये इनफिनिटेसिमल वेक्टर स्टार्ट हो रहा है उसकी पोजीशन s1 है, इसका s कोऑर्डिनेट, और जहाँ पे ये एंड हो रहा है तो
उसका एस कोऑर्डिनेट वहाँ पे ये वाला होगा, यानी S2, ये कोऑर्डिनेट होगा S2। तो जो लेंथ में जो चेंज है, यानी एस कोऑर्डिनेट में जो चेंज है वो ये वाली है, ds, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ds है। ये ज़री बात है s के अलांग है, तो हम ये कह सकते हैं कि dls वो होगा ds, और इसकी डायरेक्शन भी s के अलांग होगी। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है जो फाई कोऑर्डिनेट के चेंज होने की वजह से था, dl फाई, और उसको हम लिख सकते हैं s d फाई अलॉन्ग फाई कैप। अब एक तीसरा कोऑर्डिनेट रह गया जो कि z कोऑर्डिनेट है। अब यहाँ पे इस पोजीशन पे जो z कोऑर्डिनेट है वो ये वाला है, ये वाला z कोऑर्डिनेट है। सपोज कि z1 है, यहाँ पे z2 है। अब z2 यहाँ पे ये देखें कि ये इतना फ़र्क है, यानी z2 माइनस z1 में, तो ये dz होगा। यानी इस इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो z कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है dlz, वो बराबर होगा z2 माइनस z1, जिसको हम कह सकते हैं dz। क्योंकि ये बहुत ही इन्फिनिटेसिमल चेंज है, इस वजह से हम इसको डिफरेंशियल से डिनोट करते हैं, और इसकी डायरेक्शन भी z एक्सिस के अलांग है, z कैप। तो ये हमारे पास इन्फिनिटेसिमल वेक्टर के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट dls है, जिसको हमने कहा कि ds के अलांग है, ये इसमें जो चेंज है वो ds है, अलांग s कैप है। दूसरा कंपोनेंट dl फाई है इसकी, और ये बराबर है s d फाई के बराबर इंटू फाई कैप, और इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट का जो थर्ड कंपोनेंट है वो z के अलांग है, जो कि बराबर है s dz इंटू z कैप। अगर हम वेक्टर dl को लिखें तो यूं लिख सकते हैं ds s कैप प्लस s d फाई फाई कैप प्लस dz z कैप, ये आएगा। तो ये हमारे पास इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, इसको हम यूज़ करेंगे आगे लाइन इंटीग्रल जब हमने सॉल्व करना हो, या बहुत सारे और एप्लीकेशंस में। अब हम इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम को निकालते हैं। इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम, इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम थ्री इन्फिनिटेसिमल लेंथ्स का प्रोडक्ट होती है, यानी तीनों, जिनमें s की वजह से, फाई की वजह से, z की वजह से जो इन्फिनिटेसिमल लेंथ्स हैं उनका प्रोडक्ट है। सो वॉल्यूम को, इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम को हम डीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। डीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ dls dl फाई dlz
यानी तीनों इन्फिनिटेसिमल लेंथ्स का प्रोडक्ट। DLS हम जानते हैं कि वो DS के बराबर है, इसकी यानी मैग्नीट्यूड DS के बराबर है। DL फाई S D फाई है, DL Z DZ है। So infinitesimal volume is equal to S ds d phi dz। जब हम वॉल्यूम इंटीग्रल सॉल्व करते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो फिर हम इस इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम को लेते हैं। ये जो डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स हैं, इनकी रेंज क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। रेंज जो S कोऑर्डिनेट है, आप देख सकते हो कि ओरिजिन से इसकी कोई भी लेंथ हो सकती है। बहुत दूर चले जाएं ओरिजिन से तो S वेरी कर सकता है, गोया के 0 टू इन्फिनिटी तक। फाई चूंकि एंगल है और ये मैक्सिमम, जब ये लाइन रोटेट करेगी तो दोबारा इसी पोजीशन पे जब ये वापस आएगी तो उस वक्त 360 एंगल पूरे हो चुके होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि फाई कैन वेरी फ्रॉम 0 टू 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन। DZ आप नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी इन्फिनिटी तक जा सकते हो, माइनस इन्फिनिटी तक, और पॉजिटिव Z एक्सिस के अलॉन्ग पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा सकते हो। तो ये कह सकते हो कि Z वेरी कर सकता है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। So Z can vary from minus infinity to प्लस इन्फिनिटी। तो ये रेंजेस हैं कोऑर्डिनेट्स के चेंज होने की। अब इनको लप्लासियन को हम कैसे लिखते हैं, ग्रेडियंट को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, या कर्ल को कैसे लिखते हैं, इसके हवाले से हम देखेंगे। ये इसके बड़े कम्प्लेक्स फार्मूलाज बनते हैं, इसलिए मैंने एक डिफरेंट तरीक़ाकार इसको याद करने के हवाले से एक बुक में ढूंढा है। स्पाइवेक बुक है, कैलकुलस ऑन मैनीफोल्ड। तो उस बुक से मैंने एक जर्नल मेथड देखा है याद करने के हवाले से, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि हम जर्नली ग्रेडियंट, लप्लासियन, कर्ल को हम कैसे लिख सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स को अगर हम जनरल तौर पे यूं लिखें, जनरली we can write the coordinates u से मुराद फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, v से मुराद सेकंड कोऑर्डिनेट्स होगा, w से मुराद थर्ड कोऑर्डिनेट्स होगा।
अगर हम कोऑर्डिनेट्स को इस तरह से लिखें, ये जनरल कोऑर्डिनेट्स हैं। एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर u से मुराद x होगा, v से मुराद y होगा और w से मुराद z होगा। इसी तरह से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में u से मुराद s होगा, v से मुराद फाई होगा, w से मुराद z होगा। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में भी इसी तरह से है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो एक्स वाई जी होते हैं, ये कार्टेशियन में। स्फेरिकल में आर थीटा फाई होते हैं। और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एस फाई जी। इनकी जो डायरेक्शंस हैं, डायरेक्शंस में u कैप है, w कैप, v कैप, ये इनकी मैग्नीट्यूड 1 है, ये यूनिट वेक्टर्स हैं। अब तक हमने ये सीखा कि हम किस तरह से कोऑर्डिनेट्स को जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हम ये सीखना चाह रहे हैं कि इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स को जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको हम dl से डिनोट करते हैं। जब हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे तो उसमें हमने dl को लिखा था, और इसी तरह से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में भी हमने dl को लिखा था। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जैसा कि हम जानते हैं कि dl इज इक्वल टू dx x कैप प्लस dy y कैप प्लस dz z कैप के बराबर होता है। इसकी जो मोस्ट जनरल फॉर्म है उसको हम लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ u v एंड w। dl इज इक्वल टू f du u कैप प्लस g dv v कैप प्लस hw dw इंटू w कैप। इसका हमें फ़ायदा ये होगा कि जब हम ये मोस्ट जनरल फॉर्म याद कर लेंगे इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, तो हम लैप्लासियन लैप्लासियन का फार्मूला, ग्रेडियंट कर्ल, इसके फार्मूलाज को हम आसानी से याद रख सकते हैं। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर dl क्या था? हमें पता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर dl ये था dx x कैप प्लस dy y कैप प्लस dz z कैप। यहाँ से हम f, g और h की वैल्यू देख सकते हैं। अगर हम इसको आपस में कंपेयर करें तो f की जगह पे यहाँ पे 1 है,
एफ इज इक्वल टू 1, जी की वैल्यू 1 है और एच की वैल्यू 1 है, क्योंकि ये कोफिशिएंट्स हैं डिफरेंशियल्स के। यहाँ पे डिफरेंशियल का कोफिशिएंट एफ है और यहाँ पे ये डिफरेंशियल डी एक्स का कोफिशिएंट 1 है। यहाँ पर डिफरेंशियल डी वाई का कोफिशिएंट 1 है, जबकि यहाँ पर डी वी का कोफिशिएंट जी है। इस तरह से जी की वैल्यू 1 होगी, एच की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि यहाँ पे 1 है। तो इस तरह से हम कंपैरिजन से ये वैल्यू देख सकते हैं और ये देख सकते हैं कि अब u किसके बराबर है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। u इज इक्वल टू एक्स, v किसके बराबर है, y के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे dv है, यहाँ पे dy है। सो v इज इक्वल टू y और w किसके बराबर है, वो z के बराबर है। w इज इक्वल टू z और जो डायरेक्शंस हैं यानी u कैप इज इक्वल टू एक्स कैप और v कैप इज इक्वल टू y कैप, w कैप इज इक्वल टू z कैप। तो इसी तरह से हम ये एफ जी एच की वैल्यूज़ स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से यू वी डब्ल्यू, यू कैप, पी कैप, डब्ल्यू कैप की वैल्यू स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए हम लोग निकाल सकते हैं। चलें, अगर हम इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए देखें, इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट का जो मोस्ट जनरल डीएल की वैल्यू थी, उसमें जो एफ जी एच की वैल्यू है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या है, यू वी डब्ल्यू की वैल्यू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या है, वो हम निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि डी एल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जैसा कि हमने आज के इस लेक्चर में ऊपर पढ़ा, वो बराबर है डी एस एस कैप प्लस एस डी फाई इंटू फाई कैप प्लस डी जी इंटू जी कैप। अगर हम इसका कंपैरिजन करें ऊपर वाले इस जनरल इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ, तो डिफरेंशियल से पहले f है, यहाँ पे डिफरेंशियल से पहले 1 है, यहाँ पे डिफरेंशियल से पहले g है, यहाँ पे डिफरेंशियल से पहले s है। तो सो g की वैल्यू s बनेगी, f की वैल्यू 1 बनेगी। यहाँ पे डिफरेंशियल से पहले h है और यहाँ पे डिफरेंशियल से पहले 1 है, h की वैल्यू 1 बनेगी। तो u s के बराबर होगा, v फाई के बराबर होगा, w z के बराबर होगा। इसी तरह से u कैप s कैप के बराबर होगा, v कैप फाई कैप के बराबर होगा, w कैप z कैप के बराबर होगा। हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, f इज इक्वल टू 1, g इज इक्वल टू s, h इज इक्वल टू 1। इसी तरह से u जो है वो यहाँ पे s के बराबर होगा, v फाई के बराबर होगा, w z के बराबर होगा। इसी तरह से u कैप वो s कैप के बराबर होगा, v कैप फाई कैप के बराबर होगा, w कैप z कैप के बराबर होगा। तो ये हमारे पास इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट के जो अननोन कोफिशिएंट्स एफ जी एच की वैल्यूज़ हैं और इसी तरह से यू वी डब्ल्यू की वैल्यूज़ हैं।
तो आगे हम ग्रेडियंट का फार्मूला देखते हैं। ग्रेडियंट की जो जनरल फॉर्म है इन टर्म ऑफ एफ जी एच यू वी डब्ल्यू, जो कि किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए अप्लाई की जा सकती है, यानी इस जनरल फार्मूला से आप किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम का फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। बस आपको यही जनरल फॉर्म याद रहनी चाहिए। चलें हम देखते हैं कि वो जनरल फॉर्म क्या है ग्रेडियंट की। डेल टी, इसको रेड इसमें लिख लेते हैं, del t gradient of some scalar function t is equal to 1 over f curly t over curly u into u cap plus 1 over g curly t over curly b into v cap plus 1 over h curly t over curly w into w cap। ये है जनरल फार्मूला ग्रेडियंट का। अब हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो हमें पता है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो एफ जी और एच की वैल्यूज़ हैं वो ये वाली हैं, ये इसमें हम पुट कर देंगे, और इसी तरह से जो यू की वैल्यूज़ हैं वो ये वाली हैं, यू वी डब्ल्यू, ये वाली वैल्यूज़ हम इधर पुट कर देंगे, और यू कैप एस कैप की ये वाली वैल्यूज़ हैं। ये वैल्यूज़ हम इधर जब पुट करेंगे तो हमारे पास ग्रेडियंट का फार्मूला इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ जाएगा। सो ग्रेडियंट ऑफ टी इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज 1 over f। अब f की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 रहेगा, कर्ली t और u s के बराबर है, कर्ली s u कैप s कैप के बराबर है, प्लस 1 over g, g की वैल्यू s है, 1 over s कर्ली t ओवर कर्ली v, v की वैल्यू 5 है और v कैप की वैल्यू 5 कैप है, प्लस 1 over h, तो 1 over h 1 over 1 रहेगा जो कि 1 ही आएगा, कर्ली t ओवर कर्ली w, w z के बराबर है, कर्ली z इंटू z कैप। तो ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला आ जाएगा एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, ग्रेडियंट का फार्मूला आ जाएगा किसी भी स्केलर फंक्शन के लिए। इसको हम यूज़ करके सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। तो सिर्फ आप इसी जनरल फार्मूला को याद रख लें। अगर आपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट देखना है कि ग्रेडियंट का क्या फार्मूला होगा, तो उसमें आप एफ जी एच स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए निकाल लें और यहाँ पे पुट कर लें। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में यू वी डब्ल्यू और यू कैप वी कैप डब्ल्यू कैप की वैल्यू निकाल लें और यहाँ पे पुट करके आप ये फार्मूला स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए भी निकाल सकते हो। तो इस तरह से ये बहुत इजी तरीका है इन फार्मूलाज को याद रखने का। वैसे ये बहुत कम्प्लेक्स फार्मूलाज हैं, इनको याद करना मुश्किल है। अब हम डाइवर्जेंस का फार्मूला देखते हैं, जनरल फार्मूला डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का जनरल फार्मूला है, अगर हमारे पास कोई वेक्टर फंक्शन a है तो उसका डाइवर्जेंस को हम यूँ लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ a इज इक्वल टू
1/FGH curly U GHAU ये हमारे पास ए वेक्टर का U कंपोनेंट है, प्लस curly V FH AB, ये ए वेक्टर का V कंपोनेंट है, प्लस curly W FG AW। इन फार्मूलाज को याद रखना भी बहुत आसान है, क्योंकि ये ख़ास तरतीब से ये फार्मूलाज हैं, जहाँ पे FGH से हम यानी तमाम कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट है उसे डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे U के लिहाज से डेरिवेटिव यानी जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पे उसी का जो वेक्टर है यानी ए वेक्टर जिसका हम डाइवर्जेंस ले लेते हैं उसका फर्स्ट कंपोनेंट है। तो ये GH जो है ये जो वेक्टर के जो दूसरे दो कंपोनेंट्स बचे हुए हैं उनके कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट है। curly V यहाँ पे यानी डेरिवेटिव है जो सेकंड कोऑर्डिनेट के लिहाज से, और ये वेक्टर का कंपोनेंट है जो सेकंड कोऑर्डिनेट का कंपोनेंट है वो है। बाकी जो यानी ये कोफिशिएंट्स हैं, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट का कोफिशिएंट है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट का कोफिशिएंट है। यानी यहाँ पे जिस वेक्टर का जिस कोऑर्डिनेट का हम कंपोनेंट ले रहे हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट्स उसके अलावा लेंगे, यानी उसके जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं उनके कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट लेंगे। तो इस तरह से अगर ये चीज़ आप याद रख लें, सिर्फ एक ही टर्म आप बनाना सीख लें तो बाकी टर्म्स आप बना सकते हैं इसी फार्मूला के तहत, क्योंकि ये ख़ास तरतीब से ये लिखा गया है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स सिस्टम में हम डाइवर्जेंस को लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ A इज इक्वल टू, चूँकि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में FG की वैल्यू S है, तो यहाँ पे S आएगा 1/S curly U S के बराबर है S इंटू G S के बराबर है, और H1 के बराबर है AU AS बन जाएगा क्योंकि US के बराबर है, प्लस curly V यहाँ पे फाई के बराबर है, और FH की वैल्यू 1 है, तो A फाई यानी AB की जगह पे A फाई हम लिखेंगे, प्लस curly W F1 के बराबर है, GS के बराबर है, S इंटू AZ WZ के बराबर है, यहाँ पे भी Z लिखें। curly Z। तो इस तरह से हम डाइवर्जेंस को लिख सकते हैं। 1/S को आप मल्टीप्लाई कर दो, 1/S curly S इंटू AS प्लस 1/S
curly over curly phi into a phi प्लस curly 1 over s यहाँ पे कॉमन आएगा, आप निकाल सकते हैं क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू z ये कांस्टेंट है, तो s से s कैंसिल हो जाएगा। सो कर्ली और कर्ली z इंटू ए जी। तो इस तरह से आप अगर ये डेरिवेटिव निकाल लो तो आप डाइवर्जेंस ऑफ ए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले सकते हो। यानी यहाँ पर जो ए वेक्टर का जो एस कंपोनेंट है उसको एस के साथ मल्टीप्लाई करके उसका एस के लिहाज से डेरिवेटिव ले लो और एस से डिवाइड कर लो, प्लस जो वेक्टर ए का जो फाई कंपोनेंट है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाई ले लो और एस से डिवाइड कर लो। और इसी तरह से यहाँ पे वेक्टर ए का जो जी कंपोनेंट है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी ले लो। तो इस तरह से आप डाइवर्जेंस ऑफ ए की वैल्यू निकाल सकते हो। अब हम कर्ल का जनरल फार्मूला डिस्कस करते हैं। ये फार्मूला कुछ लंबा है लेकिन इसमें भी एक ख़ास तरतीब है, इसलिए आपको याद करने में आसानी होगी। कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू 1 over GH, कर्ली ओवर कर्ली V H इंटू AW माइनस कर्ली ओवर कर्ली W G इंटू AB इंटू U कैप। ये इसकी फर्स्ट टर्म है, प्लस 1 over FH कर्ली ओवर कर्ली W F इंटू AU माइनस कर्ली ओवर कर्ली U H इंटू AW इंटू V कैप। और इसकी जो आखिरी वाली टर्म है 1 over FG कर्ली ओवर कर्ली U G इंटू AV माइनस कर्ली ओवर कर्ली V F इंटू AU इंटू W कैप। ये हमारे पास कर्ल ऑफ ए का जनरल फार्मूला है। इसमें आप FGH की जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करके और इसी तरह से AW, AV और AU की वैल्यूज़ पुट करके आप निकाल सकते हो कर्ल ऑफ ए का फार्मूला। इस फार्मूले में भी सिमेट्री है। ये देखें कि यहाँ पर जो U कंपोनेंट है तो U के अलावा वाले जो कोफिशिएंट्स हैं, U कोऑर्डिनेट्स के अलावा वाले जो कोफिशिएंट्स हैं वो यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं। U का कोफिशिएंट चूँकि F था वो यहाँ पे नहीं है, GH से ये डिवाइड हो रहे हैं, बाकी कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट है। और यहाँ पे जो जब हम कर्ल लेते हैं तो कर्ल में ऐसे ही होता है कि जो कंपोनेंट्स, अगर आप U के कंपोनेंट्स निकाल रहे हैं तो ये जो U कंपोनेंट्स को बनाने वाली टर्म्स हैं उनमें जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो U
के अलावा वाले कोऑर्डिनेट्स के होंगे। यानी यहाँ पर ये v विद रिस्पेक्ट टू v है, डेरिवेटिव यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू w है, और यहाँ पे जिसका आप डेरिवेटिव ले रहे हो h इंटू ए डब्ल्यू, यहाँ पे h क्या है कि ये w का कोफिशिएंट है। यहाँ पे जो वेक्टर का जो कंपोनेंट ले रहे हो यानी ए डब्ल्यू ले रहे हो, तो w का जो कोफिशिएंट्स है w कोऑर्डिनेट का वो h है। यहाँ पे ए v ले रहे हो तो v कोऑर्डिनेट का जो कोफिशिएंट है वो g है। तो इस तरह से अगर ये आप फर्स्ट टर्म को आप याद कर लेते हो कंसेप्चुअली, तो आप बाकी टर्म्स को भी आसानी से लिख सकते हो। तो इस तरह से इस जनरल फार्मूले को याद करना ज़्यादा आसान है ना स्टूडेंट्स। तो इसी से हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कर्ल ऑफ ए को लिखते हैं। कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू 1/GH। आपको पता है कि जी किसके बराबर है, S के बराबर है, और H 1 के बराबर है। तो 1/S कर्ली ओवर कर्ली v किसके बराबर है, फाई के बराबर है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और H 1 के बराबर है, H और W z के बराबर है, तो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव आएगा, माइनस कर्ली ओवर कर्ली z, और g की वैल्यू s है, और a v फाई के बराबर है। तो हम यूँ लिख सकते हैं a फाई, और u कैप किसके बराबर है, u कैप s कैप के बराबर है। तो यूँ लिख सकते हैं हम s कैप प्लस ये वाली टर्म 1/FH। 1/FH ये 1 के बराबर ही आएगा, और कर्ली ओवर कर्ली w z के बराबर है, कर्ली ओवर कर्ली z f 1 के बराबर है, और a s के बराबर है, माइनस कर्ली ओवर कर्ली u, हमें पता है कि u s के बराबर है, तो और h 1 के बराबर है, और a w z के बराबर है, v कैप फाई के बराबर है, फाई कैप के बराबर है। इस तरह से ये हमारे पास फाई कंपोनेंट आ जाएगा। अब हम ये थर्ड टर्म लिखते हैं 1/FG। f 1 के बराबर है, g s के बराबर है, तो 1/S आएगा, कर्ली ओवर कर्ली u s के बराबर है, g s के बराबर है, और a v फाई के बराबर है, तो a फाई आ जाएगा, माइनस कर्ली ओवर कर्ली v फाई के बराबर है चूंकि, और f 1 के बराबर है, और u s के बराबर है, तो इसको यूँ लिखा जा सकता है। w कैप किसके बराबर है, w कैप z कैप के बराबर है। तो ये हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर्ल ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम मज़ीद तरतीब देकर जो बुक में जैसा है उस तरह से हम लिख सकते हैं। बुक में क्या किया हुआ है कि 1/S को अंदर मल्टीप्लाई किया हुआ है यहाँ पे, और इस वाले 1/S को वैसे ही रहने दिया है। तो उसी तरह से हम लिख लेते हैं यहाँ पे जैसा बुक में दिया हुआ है।
is equal to 1/s curly over curly phi az minus 1/s curly over curly z s into a phi ये हमारे पास एस कैप की वैल्यू होगी प्लस कर्ली ए एस ओवर कर्ली जी माइनस कर्ली ए जी ओवर कर्ली एस into phi cap plus 1/s ये वाली जो थर्ड टर्म है कर्ली ओवर कर्ली s into a phi माइनस कर्ली ओवर कर्ली phi into as। इसका मतलब ये है कि कर्ली और कर्ली phi ये डेरिवेटिव है as का विद रिस्पेक्ट टू phi into z कैप। ये हमारे पास कर्ल ऑफ ए का जनरल फार्मूला आ जाएगा जो कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में है। इस फार्मूले को वैसे तैयार करना मुश्किल है, लेकिन अगर हम इसकी जनरल जो शक्ल है उसको तैयार कर लें तो हमारे ये तीनों फार्मूलाज यानी स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तैयार हो जाएंगे। अब हम लैप्लासियन को देखते हैं। लैप्लासियन का जनरल फार्मूला क्या है? लैप्लासियन का जनरल फार्मूला है डेल स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1/FGH कर्ली ओवर कर्ली U इंटू GH। लैप्लासियन चूँकि डबल डेरिवेटिव है इसलिए हर टर्म में डेरिवेटिव 2 टाइम्स आएगा। कर्ली T ओवर कर्ली U ये डबल डेरिवेटिव आ रहा है यहाँ पे देख सकते हो, प्लस कर्ली ओवर कर्ली V इंटू FH ओवर G कर्ली T ओवर कर्ली V और इसकी थर्ड टर्म है प्लस कर्ली ओवर कर्ली W FG डिवाइडेड बाई H कर्ली T with respect to curly W। So this is the general formula of the Laplacian. In cylindrical coordinates puts the value of FGH again and del square T
1 over f g h would be 1 over s। इसको भी याद रखना बहुत आसान है। यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे प्रोडक्ट तीनों कोफिशिएंट्स का, यहाँ पे u के अलावा वाले जो कोफिशिएंट्स हैं वो न्यूमरेटर में हैं और डिनोमिनेटर में जो u का कोफिशिएंट है वो है। और यहाँ पे डेरिवेटिव 2 टाइम्स है चूँकि लैप्लासियन है, कर्ली ओवर कर्ली u, यहाँ पे भी कर्ली ओवर कर्ली u। इसी तरह से जब हम सेकंड टर्म लिखेंगे तो वहाँ पे कर्ली ओवर कर्ली v, कर्ली ओवर कर्ली v आएगा यहाँ पे। तो v के अलावा वाले जो कोफिशिएंट हैं वो न्यूमरेटर में आएंगे, यानी एफ एच, और डिवाइडेड बाय जो v का कोफिशिएंट है यानी g डिवाइड होगा। तो इस तरह सेकंड टर्म लिख सकते हैं, थर्ड टर्म लिख सकते हैं हम लोग। कर्ली ओवर कर्ली u है s के बराबर g h ओवर f, h और f की वैल्यू 1 है, g की वैल्यू s है। तो यूँ हम लिख सकते हैं s इंटू कर्ली t विद रिस्पेक्ट टू कर्ली s प्लस कर्ली ओवर कर्ली v 5 के बराबर है, और एफ एच ओवर जी, एफ एच 1 के बराबर है, जी एस के बराबर है, तो 1 ओवर एस हम लिख सकते हैं। कर्ली टी डिवाइडेड बाई वी 5 के बराबर है, प्लस कर्ली ओवर कर्ली डब्ल्यू, डब्ल्यू जी के बराबर है, एफ जी जी एस के बराबर है, कर्ली टी विद रिस्पेक्ट टू कर्ली डब्ल्यू जो कि जी के बराबर है। तो इस तरह से हम ये लैप्लासियन ऑफ टी का जनरल फार्मूला लिख सकते हैं। इज इक्वल टू 1 ओवर एस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 1 ओवर एस कर्ली ओवर कर्ली एस, एस इंटू कर्ली टी विद रिस्पेक्ट टू कर्ली एस। यहाँ पे 1 ओवर एस कांस्टेंट है, इसको हम डेरिवेटिव से बाहर निकालें, ये इस 1 ओवर एस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 1 ओवर एस स्क्वायर बन जाएगा। और इस तरह से कर्ली ओवर कर्ली 5 जब इसके ऊपर ऑपरेट हो जाएगा तो ये कर्ली स्क्वायर यानी डबल डेरिवेटिव बन जाएगा, कर्ली स्क्वायर टी विद रिस्पेक्ट टू कर्ली 5 स्क्वायर। प्लस यहाँ पे एस अगेन कांस्टेंट है, तो ये बन जाएगा कर्ली स्क्वायर टी विद रिस्पेक्ट टू कर्ली जी स्क्वायर। तो ये लैप्लासियन का फार्मूला है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो ये स्टूडेंट्स आज का ये लेक्चर था। ये जनरल फॉर्म से हमने एक पर्टिकुलर फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया। ये जनरल फॉर्म्स के फार्मूलाज आप लोग याद कर लें, तो इस तरह से आप लोगों के लिए जो तीनों सिस्टम्स में फार्मूलाज को याद करना आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।